2-3 दिन से एक न्यूज फ्लैश कर रही है कि आरबीआई द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने डिसीजन लिया है कि बेंचमार्क रेट यानी कि रेपो रेट को 6.5% पर ही स्टेडी रखा जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। और ऐसा कितनी बार कर रहे हैं, तो अगर ट्रेंड देखा जाए तो पिछले 9 बार से हम ऐसा कर रहे हैं, यानी कि 10th इन द रो, 10वीं बार ऐसा किया गया कि बेंचमार्क रेट में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया। सारी कहानी की शुरुआत होती है महंगाई से। महंगाई का यानी कि इन्फ्लेशन जैसा कि आप जानते हैं होता है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का मतलब आपके पास जो पैसा है उसकी खरीदारी की क्षमता कम हो जाना ही महंगाई है, अगर एक जनरल टर्म में समझा जाए। यानी कि अगर आप 100 रुपए में पहले 2 किलो टमाटर ले सकते थे, आज 100 रुपए में आप 1 किलो टमाटर ले पाते। इसका मतलब रुपया 100 ही है, पर उसकी जो परचेजिंग पावर है वो कैपेसिटी कम हो गई। दिस इज कॉल्ड द महंगाई। अब महंगाई के 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके होने का मतलब महंगाई होने के 2 कारण होते हैं। एक आप इसको जनरल टर्म में समझिए, जो मैं बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं कि सप्लाई साइड अगर कंस्ट्रेंट्स है, सप्लाई साइड का मतलब कि टमाटर का उत्पादन ही देश में कम हुआ है, टमाटर की जमाखोरी हो रही है, टमाटर का जो प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा होना था वो अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मॉनसून अच्छा नहीं आया, तो सप्लाई ही कम हो रही है टमाटर की। तो देश में अगर 150 करोड़ लोगों पे ये मान लीजिए कि 150 करोड़ किलो टमाटर हर दिन चाहिए होता है, तो उतना अगर अवेलेबल नहीं है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जिसके पास पैसा ज्यादा होगा टमाटर वो खरीद पाएगा और बाकी के लोग टमाटर नहीं खरीद पाएंगे जो इतनी महंगी रेट नहीं बेयर कर सकते। ये हो गया सप्लाई साइड वाला मामला कि सप्लाई प्रॉपर हुई या नहीं हुई। उसको कौन कंट्रोल कर सकता है? उसको सरकार कंट्रोल कर सकती है कि प्रोडक्शन को मेंटेन रखा जाए। अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो हम इस चीज पे ध्यान दें कि हमारे को क्या चीज इंपोर्ट करनी है, दूसरे देशों से हमें क्या आयात करना है, और ये सभी चीजों पर एप्लीकेबल होता है। सेकंड टर्म है कि लोगों के हाथ में पैसे की अवेलेबिलिटी कम या ज्यादा होना, उससे भी महंगाई बढ़ती है। मतलब कि मान लीजिए आज अगर आपके हाथ में 1000 रुपया है या आपकी मंथली जो इनकम है वो 1000 रुपया है, 1000 से बढ़कर जब 1500 हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली ये चीज होगी कि वो 100 रुपए किलो वाला टमाटर खरीदने में आप नहीं सोचेंगे, वो 100 का 150 रुपए किलो भी होगा तो भी आप खरीद लेंगे। दिस इज कॉल्ड द फ्लो ऑफ मनी या लिक्विडिटी का मार्केट में अवेलेबिलिटी होना। सप्लाई साइड का जो कंस्ट्रेंट है, सप्लाई साइड से जो भी कारण हो सकते हैं महंगाई बढ़ने घटने, दाम के या दरों के कम या ज्यादा होने पर, उसे गवर्नमेंट मेंटेन करती है। वहीं दूसरी तरफ जो लिक्विडिटी का फ्लो है मार्केट में, उसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जिम्मेदार होता है। आरबीआई कैसे जिम्मेदार होता है? क्योंकि आरबीआई बैंकर्स ऑफ द होल बैंक कहा जाता है, यानी कि सभी बैंकों का एक बैंक है, इसे सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है। ये हुआ इसका बेसिक, जो एनसीईआरटीज में आपको प्रोवाइड किया जा चुका है, आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब आते हैं करंट मुद्दे पर कि इसमें आखिर ऐसा क्या है और एमपीसी क्या है, एमपीसी कहां से है। तो पहली चीज ये है कि हमारे पास में एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी हमेशा से हुआ करती थी, यानी कि पिछले कुछ सालों हुआ करती थी, जो सरकार को या आरबीआई को ये टेक्निकली एडवाइस देती थी कि आपको रेट्स कम या ज्यादा रखने हैं। रेट्स क्या होते हैं? रेट्स का मतलब ये होता है कि जिन दरों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंक्स को अपना पैसा बांटने का मतलब होता है क्रेडिट देने, फ्री में नहीं बांट रहे हैं किसी को भी, क्रेडिट देने यानी कि लोन पर प्रोवाइड करने की रेट्स को फाइनल करता है। और वहीं रिवर्स अगर आपके पास एक्सेस मनी पड़ी है बैंक के पास और वो रिजर्व बैंक में जमा करवाते हैं तो उस पर भी रिजर्व बैंक उनको जो ब्याज देता है उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो डिसाइड होती है। सो गेटिंग दिस कि रेपो रेट वो रेट है जिससे, मैं बेसिक बता रहा हूं बहुत सिंपल टर्म्स में, जिससे मार्केट में पैसा जो बटेगा या जनता में जो पैसा लोन पर दिया जाएगा या जनता के द्वारा जो पैसा बैंक में जमा कराया जाएगा या बैंक खुद अपना पैसा आगे आरबीआई में जमा करवाए, इन दोनों पर जो ब्याज मिलना है, जो इंटरेस्ट रेट मिलनी है, वो डिसाइड किया जाता है या एक तरह से उसी से फिक्स किया जाता है। इसलिए रेपो रेट को बेंचमार्क रेट बोले जाते हैं, क्योंकि बेंचमार्क के आधार है। यहां तक बात क्लियर है। अब आते हैं इस चीज पर कि हम रेपो रेट को डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं। तो पहले एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी होती थी जो इस बारे में हमारे को सजेशन दिया करती थी। इसको आगे बढ़ाते हुए जब ये देखा गया कि वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी और हमारे को इन्फ्लेशन का इफेक्टिवली कंट्रोल करना है, यानी कि महंगाई को इफेक्टिवली कंट्रोल करना है। कैसे? जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि जब फ्लो ऑफ मनी या लिक्विडिटी मार्केट में नहीं रहेगी, मान लीजिए आपके हाथ में 1500 रुपया पर महीने की जगह 1000 रुपया महीना ही आने लग गया। मान लीजिए आप होम लोन लेने जा रहे हैं, वो 8% की जगह आपको 10%, 12% पे मिल रहा है। मान लीजिए आप कार लोन लेने जा रहे हैं, वो आपको 12% की जगह 15% पे मिल रहा है। तो लोग ऐसा क्रेडिट लेने से बचेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट हायर है। या फिर अगर सरकार चाहती है, आरबीआई चाहता है कि मार्केट में लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आए, तो वो 10% के इंटरेस्ट रेट को घटा के 8% कर देगा। उससे डिफरेंस ये आएगा कि जो लोग नहीं लेना चाहते थे वो भी सोचेंगे कि अभी कम दरों पर लोन मिल रहा है तो हम लोन ले लें। तो मार्केट में एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, यानी कि खर्चा बढ़ेगा, फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। गेटिंग दिस? तो ये हुई बेंचमार्क रेट कि एक रेट आरबीआई ने फिक्स कर दी। वो एक वॉल्व है, एक तरह से नल का है, जिस वाल को हम ओपन करते हैं तो उससे फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाएगा, अगर हम उस वाल को टाइट कर देते हैं तो फ्लो ऑफ मनी कम हो जाएगा। दिस इज द बेंचमार्क रेट, रेपो रेट। अब ये बात की एमपीसी क्या है, उसके सारे फैक्टर्स देख लेते हैं, उससे प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं या कौन से फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट्स में क्या आ सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। और लेटर ऑन इस पूरे आइडिया को, इस पूरे पॉडकास्ट को समझने के बाद में आप ये समझ पाएंगे कि मेंस में इससे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। यानी कि मेंस का मैं आपको आइडिया देता हूं क्या पूछा जा सकता है कि एमपीसी के डिसीजंस या आरबीआई द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डिसीजंस को किस तरह से अप्लाई किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, और उनके एग्जीक्यूट करने से इंडियन इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है, भारतीय बाजार में क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज को हम समझ सकते हैं।
सो फर्स्टली 2014 से ये चीज का एक तरह से मंथन चल रहा था। जब से नई गवर्नमेंट यानी कि मोदी गवर्नमेंट रिजीम में आई, यूपीए के बाद में एनडीए गवर्नमेंट, तब उन्होंने इस चीज को मंथन करना शुरू किया कि आखिर ऐसी क्या प्लानिंग की जाए कि हम इन्फ्लेशन को किसी को डेडिकेटेड वे में टारगेट करने की कह सकते हैं, यानी कि आरबीआई से हम ये सुनिश्चित कर सकें कि वो इसी रेट में इन्फ्लेशन को रखेंगे, इस एक रेंज में। तो पहले रेंज डिसाइड की गई, रेंज रखी गई 4% +-2। 4% +-2 का मतलब होता है कि 2% से लेके 6% तक की रेंज में ही हमारे यहाँ पर महंगाई की दर होनी चाहिए। ये पहले डिसाइड किया गया। अब इसको डिसाइड करने के लिए क्या किया जाएगा और क्या नहीं किया जाएगा, उसके लिए हमने बनाई एमपीसी। तो उसके लिए सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, याद रखना है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में हमने अमेंडमेंट किया और उसके सेक्शन 45ZB में अमेंडमेंट करके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन बनाया गया। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है संवैधानिक, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है संवैधानिक। संवैधानिक क्या होता है? जो संवैधानिक नहीं है, एक वो चीज जो कि संविधान में लिख दी गई। ऐसी जो भी संस्थाएं हैं जिनका नाम संविधान में लिख दिया गया वो संवैधानिक हो गए, और संवैधानिक वो हुए जिनको लेटर ऑन लोकसभा के द्वारा कोई कानून बनाकर किसी तरह का नया एक्ट बनाकर एस्टेब्लिश किया गया, उनको संवैधानिक कहा जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक संवैधानिक निकाय है। ये अगेन प्रीलिम्स का स्टेटमेंट है। अब क्या है एमपीसी का फंक्शन? क्या है एमपीसी का फंक्शन? है कि बेंचमार्क रेट यानी कि रेपो रेट को टारगेट किया जाए उसके लिए कि हमें क्या रखना है, और उसी के थ्रू ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी। यहां आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का इनमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका आरबीआई के द्वारा जो अप्लाई किया जाता है, वहां पर अगर एक ऑप्शन होगा दैट इज द बेंचमार्क रेट, तो आपको उसी को राइट क्लिक करना है। गेटिंग माय पॉइंट? बेंचमार्क रेट के द्वारा आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, याद रखना इसको। अब ये बात है कि हमने टेक्निकल एडवाइजरी जो कमेटी थी उसको हमने रिप्लेस कर दिया। ओके, इसके लिए 2016 में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में किया गया। यहां तक आई होप आपको सारा मैटर क्लियर है। अब कंपोजिशन पर बात आ सकती है, या कंपोजिशन पर क्वेश्चन आ सकता है। इसमें कितने लोग होते हैं? तो इसमें 3 मेंबर्स आरबीआई के होते हैं, 3 मेंबर सरकार के होते हैं, यानी कि टोटल 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर्स में एक गवर्नर होगा आरबीआई का, दूसरा आरबीआई का एक डिप्टी गवर्नर होगा, वो जिसके पास में इन्फ्लेशन या मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड टास्क जिनके पास में है, एंड थर्ड एक आरबीआई के बोर्ड से कोई मेंबर नॉमिनेटेड होगा। सो देयर वुड बी 3 मेंबर्स फ्रॉम द आरबीआई एंड 3 मेंबर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। सो टोटल 6 मेंबर्स वुड बी देयर, 6 लोग वहां पर होंगे। अब क्या होता है, ये डिसीजन कैसे करते हैं? मान लीजिए किसी ने बोला कि हम जो बेंचमार्क रेट है इसको 6% नहीं रख के 5% करना चाहते हैं, तो आप 1% का या 100 बीपीएस बेसिक पॉइंट्स इसको बोला जाता है, 100 बीपीएस का अगर आप डिक्रीज करना चाहते हैं तो उस डिसीजन पर फाइनल कैसे होगा? तो ये मेजोरिटी से मोस्टली डिसाइड करते हैं। मेजोरिटी क्लियर कट नहीं होने की कंडीशन में, यानी कि 3 मेंबर यस के फेवर में, 3 मेंबर नो के फेवर में है, तब क्या होगा? तब आरबीआई के गवर्नर का सेकंड वोट कास्ट होगा, यानी कि वो एक बार और वोटिंग कर पाएगा और ये डिसीजन कर पाएगा कि किस तरफ जाना ज्यादा सही है। दिस इज द होल प्रोसेस। कोरम की बात करें, यानी कि मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं इसकी मीटिंग होने के लिए, तो 4 मेंबर इसमें मिनिमम होने चाहिए, जिसमें ये तय किया गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का होना असेंशियल है। इन केस ऑफ द एब्सेंस ऑफ द गवर्नर, डिप्टी गवर्नर जिनके पास में मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड टास्क है, उनका इस मीटिंग में होना असेंशियल है। ठीक है, सो दिस इज द होल गैमेट, और ये पूरा जो खेल है कि एमपीसी क्या है और एमपीसी क्या टास्क करती है। और हर 2 महीने में इसकी एक मीटिंग होती है। इस 2 महीने की मीटिंग के बाद में ये हर 2 महीने में, देखिए मैंने आपको बेसिक पहले इसलिए बताया है कि इस 2 महीने की मीटिंग में 2 चीजें होती है हर 2 महीने में जब भी मीटिंग होगी। एक तो ये कि मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करेंगे, बेंचमार्क रेट को डिसाइड करेंगे, इसके साथ में एक और चीज डिसाइड करते हैं, सरकार को सजेशन भी देते हैं, क्योंकि सिर्फ हम पैसा कम या ज्यादा मार्केट में डालें उससे महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती। अगर वॉर चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, और इंटरनेशनल लेवल के वॉर से अगर आपके क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल के आयात में दिक्कत आती है, तो उसको आरबीआई कंट्रोल नहीं कर सकता, तेल की कीमतें बढ़ेंगी। तो ऐसे केसेस में जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ कर सकती है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजन के द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है कि इंस्टेड ऑफ परचेजिंग ऑयल फ्रॉम द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज वी कैन परचेज अवर ऑयल और चीप ऑयल फ्रॉम द रशिया। तो आपको रशिया के साथ तेल परचेज कर लेना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए। इस तरह के सजेशंस भी आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड किए जाते हैं। सो हर 2 महीने में इनकी एक मीटिंग होना मैंडेटरी है। गेटिंग दिस? अब लास्ट चीज पे आते हैं। न्यूज में एक और चीज फ्लैश हो रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एमपीसी ने अपना जो स्टांस है, स्टांस का मतलब अपनी जो मुद्रा है वो अकोमोडेटिव से न्यूट्रल कर ली है। सो व्हाट डज इट मीन बाय द अकोमोडेटिव एंड व्हाट डज इट मीन बाय द न्यूट्रल? यानी कि आरबीआई के जो स्टांसेस हैं इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टेट पीसीएस के मेंस में स्टांसेस को ही एक्सप्लेन करने के लिए कि कितने स्टांस होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रीलिम्स में तो यूपीएससी में ऑब्वियसली बात है इस पे स्टेटमेंट आ ही सकते हैं। सो सबसे पहली बात मैं आपको एक जनरल तरीके से ये चीज समझाता हूं। मान लीजिए कि आपको आईफोन परचेज करना है और एज
एन एस्पिरेंट हम आपको कंसिडर करते हैं, मतलब कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं और किसी पढ़ने वाले बच्चे को आईफोन खरीदना है। आईफोन खरीदने के लिए वो ऑब्वियस सी बात है अपने घर वालों से पैसे मांगा, यानी कि अपने पिताजी के पास जाएगा। जब वो आईफोन नया मॉडल परचेज करने के लिए अपने पिताजी से बोलेगा कि हमें इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है, मुझे इतने पैसे चाहिए, पिताजी पूछेंगे कितने का है, 1.5 लाख रुपए का। अब क्या स्टांस हो सकते हैं, यानी कि पिताजी की मुद्रा क्या हो सकती है। अब मुद्रा का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी बातें होती है जिसके लिए हम उनका मूड देखकर उनसे बात पूछें कि उनका मूड कैसा है, इस चीज को समझना। सो इन दिस सिनेरियो इसको आरबीआई से कनेक्ट कर देंगे। पहले एक बार इसको सिंपली समझना। एक होता है कि पिताजी का मूड अच्छा नहीं है, उस टाइम पर अगर आपने बात छेड़ दी, ऑब्वियस सी बात है कि चपाट भी पड़ सकती। दूसरी चीज है कि पिताजी का मूड अच्छा है, उस कंडीशन में पिताजी ने बोल दिया कि ठीक है, कितने का आएगा ले ले, अभी ले ले, ये मेरा क्रेडिट कार्ड ले, इससे पेमेंट कर दो, ऑर्डर कर दे। तीसरा फेज ये हो सकता है कि पिताजी ने बोला कि ठीक है बेटा, इस महीने नहीं अगले महीने देखते हैं, इस महीने थोड़े खर्चे ज्यादा है, त्योहार सामने है, तो ऐसा करते हैं कि नवंबर दिसंबर में कभी का प्लान कर लेंगे, नवंबर दिसंबर में ले लेना। एक और स्टांस होता है, फोर्थ। उस स्टांस में ये होगा कि पिताजी ने ये बोला कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, अगर तेरे पास है तो ले ले, मुझे कोई दिक्कत। इस केस में ये हो सकता है कि हो सकता है आप छोटी मोटी नौकरी करते हो, कहीं पर कुछ पैसा अर्निंग करते हो, या आपकी कुछ सेविंग्स हो, उस सेविंग को आपने बचा के रख रखा हो और आप ये बोलो कि पापा मैं आईफोन लेना चाहता हूं, मेरे पास पैसे हैं। पिताजी बोलते ठीक है, तेरे पैसे, तेरे को जो करना कर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये 4 स्टांस हमने समझे। अब इसको हम आरबीआई पर अप्लाई करते हैं। पहला होता है हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस। हॉकिश का मतलब, इसको हिंदी में संधि विच्छेद करके क्लियर समझने की कोशिश करना। हॉक का मतलब होता है बाज की तरह, चील की तरह उस निगाह से एक बार देखना और ये टारगेट करना कि उसको कैसे लपक लें। तो हॉकिश का मतलब ये होता है कि इन्फ्लेशन पर बाज की तरह नजर रखी जाती है और इसमें इंटरेस्ट रेट को हाई रखा जाता है। इसमें जो बेंचमार्क रेट है उसको हाई रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसको खींच के पकड़ के टाइट रखा। दिस इज द हॉकिश, कि बिल्कुल खींच के चल रहा है। इसलिए हमने बिल्कुल भी इंटरेस्ट रेट को कम नहीं किया और इंटरेस्ट रेट हाई रखी ताकि कम से कम पैसा मार्केट में पहुंचे ऑन द वे ऑफ क्रेडिट और लिक्विडिटी। उस लोन के थ्रू जो पैसा मार्केट में इजी वे में पहुंच सकता है, वो अवेलेबिलिटी इजी नहीं रहे, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट। दिस इज द हॉकिश। सेकंड पर आता है, ये क्या कंडीशन हुई कि पिताजी ने साफ मना कर दिया, नहीं, पिताजी का मूड अच्छा नहीं है। सेकंड इज द डोविश। इसमें होता है कि इंटरेस्ट रेट को लो रखा जाता है। डोविश का मतलब, लो रखने का मतलब कि इंटरेस्ट रेट इजी रखी गई। ओके, तो पिताजी ने बोल दिया कि ठीक है तुम ले लो। इन दिस सिचुएशन हम मार्केट में डिमांड क्रिएट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो फ्लो ऑफ मनी है, जो लिक्विडिटी है, वो अवेलेबिलिटी ज्यादा है, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है। तो उस सिचुएशन में ऑब्वियस सी बात है, जब पैसा ज्यादा है तो लोग ज्यादा से ज्यादा परचेजिंग करेंगे, तो मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी। सो दिस इज कॉल्ड द डोविश। हॉकिश हो गया खींच के रखना, डोविश हो गया इजी रखना। अब 2 स्टांस और इसके साथ में आते हैं। दैट इज, वन इज अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव का मतलब होता है कि ओवरऑल मनी सप्लाई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बढ़ाना चाहता है। मतलब कि वो बार बार ये सोच रहा है कि हम बढ़ाएंगे। हो सकता है इस महीने की एमपीसी में, इस बार वाली एमपीसी में ये डिसीजन नहीं लिया गया, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताता है कि उनका स्टांस क्या है। यानी कि अकोमोडेटिव है का मतलब कि हो सकता है अगली बार वो इंटरेस्ट रेट को और इजी कर दे, उसमें और ज्यादा छूट दे दे। तो पिताजी ने बोला कि बेटा इस महीने नहीं, इस महीने त्योहार का खर्चा है, अगले 1-2 महीने में हम देखते हैं कि आपको आईफोन दिला देंगे। दिस इज द थर्ड अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। एंड फोर्थ इज न्यूट्रल मनी पॉलिसी, न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि पिताजी ने बोला अगर तुम्हारे पास पैसे ले लो, तेरा पैसा तू जान, मेरे को कोई मतलब नहीं कि तू आईफोन खरीद या और कुछ खरीद, मुझे उससे कोई इशू नहीं है। दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रल स्टांस। सो ये 4 स्टांस हो गए। हॉकिश खींच के रखना, डोविश जिसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी को, इंटरेस्ट रेट को लो रखते हैं, अकोमोडेटिव में बी पॉजिटिव, मतलब ये एक तरह से इजी मनी पॉलिसी रखना ही है या ढील रखना ही है, मनी की अवेलेबिलिटी को हम इजी रखते हैं। एंड न्यूट्रल का मतलब कि उनको कोई मतलब नहीं है, जो कुछ चल रहा है इकोनॉमी में, यानी कि सप्लाई साइड से भी जो चल रहा है और पैसे की तरफ से भी जो अवेलेबिलिटी है, वो एक बैलेंस में चल रही है। हमारी इन्फ्लेशन रेट का जो टारगेट है 2% से लेकर 6% तक का, उस बैलेंस को मेंटेन कर पा रहे हैं। अभी जो बेंचमार्क रेट है उससे, अभी जो रेपो रेट है उससे, तो हम उसमें किसी तरह का चेंज नहीं करना चाहते, हम उसे छेड़ना नहीं चाहते। यानी कि एक गाना है बहुत पुराना कि ठहरे हुए पानी में कंकड़ नहीं मारना, समझ गए? तो वो ठहरे हुए पानी में आरबीआई भी कंकड़ मारने के मूड में नहीं। अभी वाली जो अक्टूबर 2024 में जो डिसीजन हुआ है एमपीसी ने बोला है कि द स्टांस इज न्यूट्रल, हम ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारने के मूड में नहीं है। दिस इज द होल इशू। हमने इसमें क्या क्या सीखा कि एमपीसी क्या होता है, क्या टारगेट है, इन्फ्लेशन को कैसे टारगेट करते हैं, क्या स्टांसेस होते हैं और एमपीसी का बेसिस क्या है। इन सभी टॉपिक से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी बन सकते हैं और मेंस में ऑब्वियस सी बात है कि एमपीसी द्वारा जो डिसीजन लिए गए, आरबीआई द्वारा जो डिसीजन लिए गए बेंचमार्क रेट को लेकर, क्या उसका एक्चुअल इंप्लीकेशन इंडियन इकोनॉमी पर होता है, ये बड़ा मुद्दा यहां पर निकल कर आता है। मतलब कि आरबीआई ने बोला कि हमने रेपो रेट को इतना % कर दिया, मान लीजिए 6.5% हमने रखा, हमने इसको 6.25 कर दिया, मतलब कि हमने इंटरेस्ट रेट कम करी। अब इससे क्या होगा कि बाकी जितने बैंक हैं पूरे देश में, आरबीआई तो खुद आपको पैसा देता नहीं, नहीं आपका पैसा जमा लेता है, तो जो बाकी के सारे बैंक्स हैं वो उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस करते हैं। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बैंक्स ने वो चीजें चेंज नहीं करी, आपने सोचा कि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा पहुंचना चाहिए और डिमांड बढ़नी चाहिए, आपने इसलिए इंटरेस्ट रेट कम करी,
पर एक्चुअल में वहां पर ये चीज एक तरह से कन्वर्ट नहीं हुई मार्केट, ये चीज पहुंची ही नहीं, आपका मैसेज नहीं पहुंचा। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें मैंने पहले बताया कि जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स है वो भी इसमें आ जाते हैं। सो इन दिस फेज क्या चेंजेस हो सकते हैं और क्या एक्चुअल में एमपीसी इफेक्टिव है, क्या एक्चुअल में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और इसके जो डिसीजंस लिए जाते हैं इनसे जो हम इन्फ्लेशन टारगेट कर पा रहे हैं वो प्रभावी रूप से कर पाते हैं या नहीं कर पाते। नहीं कर पाते हैं तो क्या लॉजिक है, और कर पाते हैं तो उसके क्या लॉजिक है। दिस वुड बी द क्वेश्चन इन द मेंस। ये मेंस में आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज द होल इशू। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट, ये लेक्चर समझ में आते हैं और आपको इफेक्टिव लग रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ वेरी गुड डे।